भैया मुझे बेटे की शादी का सारा डेकोरेशन ताज़े फूलों का चाहिए। तुम लोगों प्लास्टिक के फूल लाकर नहीं लगाना और रोशनी इतनी करना कि सारा शहर देखे। वो फ़ोन पर डेकोरेशन वाले को समझा रही थी। आज आभा जी बहुत खुश हैं, उनके बड़े बेटे की शादी तय हो गई है। इधर रितिका भी फूले नहीं समा रही है। अब घर में भाभी आ जाएगी तो उसकी पक्की सहेली बन जाएगी, बहुत प्यार से रहेंगे। यही सोच सोच कर न जाने कितने ख्वाब बुन डाले उसने। धीरे धीरे शादी की तैयारियां शुरू हो गई। आभा जी ने रुचि की माँ से पूछकर सब कपड़ा गहना आदि की सूची बना ली और बोली, लहंगा तो हमारी तरफ से दिया जाएगा, तो रुचि को रितिका के साथ भेज देंगे। उसे जो पसंद आए वो लहंगा हम उसे दिला देंगे। तब रुचि बोली, नहीं माँ, लहंगा तो मैं डिजाइनर लूँगी, जिसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा और फिर रितिका वहाँ जाकर क्या करेगी, उसका समय खराब होगा। एक काम करते हैं, मैं अपनी सहेली को ले जाऊँगी जो दिल्ली में ही रहती है, और वैसे भी आप लोग यहाँ 2-4 हज़ार का लहंगा दिलवाएंगी। मेरा लहंगा तो 1 लाख से नीचे का नहीं होने वाला, इसलिए आप लोग मेरी शॉपिंग की टेंशन ना ले तो ही ठीक रहेगा। अपनी होने वाली बहू की बात आभा जी को कुछ अच्छी नहीं लगी, मगर फिर भी नए रिश्ते थे इसलिए चुप रहे थे। फिर से धीरे से बोली, ठीक है बेटा, शादी तुम्हारी है, मर्जी भी तुम्हारी चलेगी। वह तो हम बस चाहते थे। आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रुचि बोल पड़ी, आंटी जी चाहते तो मेरी भी है, इसलिए मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप मेरी बात मान लेती तो। आभा जी ने हाँ में सर हिला दिया। एक दिन आभा जी सामान की तैयारी करते करते अपनी रितिका से बोली, बेटा ज़्यादातर सामान तो तुम्हारी भाभी ही खरीद रही है, मगर हमें सुहाग चूड़ा तो खरीदना होगा और हमें उसकी कलाई का नाप भी नहीं पता। एक काम करो, आज शाम को कॉलेज से सीधा उसके घर चले जाना और वहाँ से एक चूड़ी नाप के लिए लेकर आना। रितिका ने चुपचाप अपनी माँ की बात मानते हुए वैसा ही किया। वो रुचि के घर पहुँची, जहाँ पर उसकी अच्छी खातिरदारी हुई। अंकल आंटी ने उसे बड़े प्यार से बिठाया और चाय नाश्ता कराया। तब रितिका ने रुचि की माँ को बोला कि भाभी के नाप की चूड़ी चाहिए थी, आज मिल जाती तो हमें खरीदारी में आसानी हो जाती। तब प्रेमा जी बोली, हाँ बिल्कुल, जाओ उसके कमरे में चली जाओ और ले आओ, हम तब तक रसोई संभाल लेते हैं। रितिका इतने बड़े घर देख संकुचाई सी थी, फिर भी हिम्मत करके रुचि के कमरे में पहुंची। देखा तो कमरा कीमती वस्तुओं से सुसज्जित था। सुंदर गोलाकार पलंग जिसकी शोभा महंगे गद्दे, चादर, तकिए के कवर बढ़ा रहे थे। अलमारियां जिनमें महंगे महंगे कपड़े टंगे झूल रहे थे। सब कुछ इतना आलीशान और सुंदर जैसे कोई परियों का देश, जिसे देखकर रितिका की आंखें चमक उठी। तभी रुचि उससे बोली, कभी देखा नहीं होगा तुमने इतना आलीशान कमरा। जी भाभी, वो क्या कर रही हो? जब सुंदर है तो बोल दो। हाँ भाभी, आपका कमरा बहुत सुंदर है। अच्छा, कोई काम था? थोड़ी बेरुखी से रुचि बोली। वैसे आपकी घड़ी बहुत सुंदर है, बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी लेने की सोची थी। अरे मैं तो भूल ही गई। हाँ भाभी, वो आपकी चूड़ी का नाप चाहिए था। तभी उसने एक सोने का कड़ा निकालकर उसके हाथ में रख दिया। अरे नहीं भाभी, सोने का नहीं, कांच की चूड़ी चाहिए। कांच की चूड़ी? वो तो मिलना बड़ा मुश्किल है, इसे ही ले जाओ, चाहो तो तुम अपने पास ही रख लेना। नहीं नहीं, मैं इसे क्यों रखूँगी, कृपया करके आप मुझे कांच की या आर्टिफिशियल चूड़ी दे दीजिए, घबराती हुई बोली। मेरे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं मिलती, मैं डायमंड, प्लेटिनम, गोल्ड ही लेती हूँ। तो लाइए, आपके कड़े का मैं ड्राइंग बना लेती हूँ ताकि हमें लाख का चूड़ा खरीदने में आसानी हो। लाख का चूड़ा? वो क्या होता है? रुचि ने बड़े आश्चर्य से पूछा। वो शादी में हमारी तरफ से सुहाग का चूड़ा चढ़ेगा ना भाभी? मतलब तुम लोग मुझे गोल्ड डायमंड नहीं देने वाले हो, नकली पहनाओगे? भाभी वो सब मुझे नहीं पता, मैं तो माँ के कहने पर यहाँ आई थी। मैंने ये ड्रा बना लिया है, अब मैं चलती हूँ, बोल जाने लगी। अरे रुको, तुम्हें घड़ी बहुत पसंद आई ना? हाँ भाभी, बहुत अच्छी है, मैंने ऑनलाइन देखी थी मगर बजट के बाहर थी इसलिए नहीं खरीदी। अरे तो तुम रखो, इसे पहली बार मुझसे मिलने आई हो, लो मेरी तरफ से गिफ्ट। उतार कर घड़ी रितिका को दे दी। मगर भाभी इतनी महंगी? अब अगर मगर मत करो, मैंने दे दिया तो दे दिया, देने के बाद तो मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं।
इतराती हुई बोली। ना चाहते हुए भी रितिका घड़ी लेकर चुपचाप घर आ गई और अपनी अलमारी में एक तरफ रख दी, क्योंकि जिस तरीके से वो घड़ी दी गई थी उसमें कहीं से भी मान सम्मान नहीं झलक रहा था। दिखाई दे रहा था तो सिर्फ उड़ाया गया उसकी गरीबी का मजाक। कुछ ही दिनों में भाई की शादी हो गई। सब कुछ ठीक ही चल रहा था और आज आभा जी ने बहू की पहली रसोई का खाना खाने के लिए कुछ लोगों को बुलवाया था। तभी आभा जी बोली, जाओ रितिका, अपनी भाभी को बुला कर लाओ। रितिका रुचि के कमरे में पहुंची। दरवाज़ा खुला हुआ था तो सीधा अंदर आ गई। आकर वो खड़ी ही हुई थी कि पीछे से रितिका चिल्लाई, रितिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे मेरे कमरे में आने की? भाभी, वो माँ ने आपको नीचे बुलाया है, बस वही बोलने आई थी। तो तुम्हारे हाथ में मेरा ये ब्रेसलेट क्या कर रहा है? वो भाभी ज़मीन पर पड़ा था तो मैंने सोचा उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दूं। हकलाते हुए बोली, रहने दो, खूब समझती हूँ तुम्हारे बहाने। अगर मुझसे वॉशरूम से निकलने में 2 मिनट और लग जाते तो तुम मेरी कीमती डायमंड का ब्रेसलेट लेकर चंपत हो जाती। नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस खूब जानती हूँ तुम जैसे लोगों को जो मौका मिला नहीं तो कीमती चीज़ों को हड़प लेते हैं। एक बार तुम्हें अपनी घड़ी क्या दे दी, तुम तो अपना हक ही समझ बैठी। ध्यान से सुनो, वो घड़ी मेरे लिए पुरानी हो चुकी थी। मैं अपनी बाई की बेटी को देने ही वाली थी कि तुम आ गई। सोचा उसे तो कीमती सामान देती ही रहती हूँ, क्यों ना तुम्हें दिया जाए। आखिर तुम मेरी ननंद जो ठहरी। मगर तुम कभी भी ये मत समझना मैं तुम्हारी भाभी हूँ तो तुम मुझ पर हक जमा लोगी, मेरे सामानों को ननंद होने की हैसियत से छुड़ा लोगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दब जाए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ये कमरा, यहाँ रखा सारा सामान मेरा है। कभी अपना समझने की गलती ना करना, रुचि ने गुस्से से कहा। बेचारी रितिका अपनी मुंह लेकर वापस रसोई में आ गई। उसका लटका हुआ चेहरा देख आभा जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तेरी भाभी तैयार हुई या नहीं? उसने सारी बात छुपाते हुए माँ से कहा, हाँ माँ, तैयार होकर बस आ ही रही है। रुचि और अभिषेक की शादी कुछ दिन पहले ही हुई है। वो लोग शादी के तुरंत बाद ही हनीमून पर चले गए थे, इसलिए नई बहू की रसोई पूजन नहीं हुई थी। तो आज आभा जी ने सोचा शुभ मुहूर्त है, क्यों ना बहू से कुछ मीठा बनवा लिया जाए। बस इसीलिए वो उसे बुलवा रही थी। इतने में रुचि आ गई। आओ बहू, देखो खाना सारा बन चुका है, बस तुम हलवे में चीनी डाल दो और थोड़ा सलाद काट दो। तब तक रितिका खाना टेबल पर लगा देगी और रितिका तुम्हारी खाना लगाने में मदद कर देगी। तुम बस अपने हाथों से खाना परस देना। ताई, ताऊ जी, बुआ जी, सबका परिवार आया हुआ है, सबको अच्छा लगेगा। अपनी सास की बात सुनते ही रुचि जोर से चिल्लाई, मम्मी जी, मुझे समझ नहीं आता आपको इतना एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है। आप मुझसे साफ कह देती, मैं पूरा खाना बना लेती। ये हलवे में चीनी डाल दे, सलाद काट दे। मैंने कुकिंग क्लासेस कर रखी है। आप कहती मैं सब कुछ बना देती। पर पता नहीं क्या आजकल की सासों को ड्रामा करना होता है महान बनने का, कि सब कुछ हमने किया, बेचारी बहू को कुछ नहीं आता। अरे मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखा कर भेजा है, पर नहीं, आपको तो सारा क्रेडिट खुद लेना है। उसका कहना इतना ज़ोर से था कि बाहर बैठे सभी लोगों ने सुन लिया। आभा जी बहू की ऐसी बातें सुन सन्न रह गई। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि नई बहू इस तरीके से उनकी बेइज्जती करेगी, वो भी परिवार के सामने। मगर वो बड़ी थी, बेटे की खातिर मजबूर भी थी, इसलिए चुप रह गई और बाहर आकर सफाई में बोली, अरे अभी कुछ देर पहले ही वापस आई है, थक गई है, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा गई। चलिए हम सब मिलकर खाना खाते हैं। बोल बात को थोड़ा संभाला। आभा जी के 2 बच्चे अभिषेक और रितिका। अभिषेक MBA करने के बाद एक कंपनी में जॉब कर रहा था। उस कंपनी के CEO को अभिषेक अपनी बेटी रुचि के लिए भाग गया। कुछ चंद मुलाकातों में ही दोनों का परिचय हुआ। रुचि को भी अभिषेक अच्छा लगा और बात इतनी बड़ी कि शादी तक पहुंच गई। आभा जी मध्यम वर्गीय परिवार से थी। पति के जाने के बाद बड़ी मुश्किलों से दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। छोटी बेटी रितिका कंपटी तैयारी कर रही थी। अभिषेक की नौकरी
फिर शादी उनके लिए खुशी की बात थी। एक बार आबा जी ने अभिषेक से कहा भी था, अच्छे से सोच विचार का शादी का फैसला लेना, क्योंकि रुचि एक रईस खानदान की लड़की है। क्या वो हमारे साथ मध्यम वर्गीय जीवन जी पाएगी? क्या तुम उसकी ख्वाहिश पूरी कर पाओगे? और क्या वो हमारे परिवार के साथ मिलजुल कर रह पाएगी? तब अभिषेक ने बोला, अमीर घराने से ज़रूर है, मगर उसकी सोच बहुत ही ज़मीन से जुड़ी है। जब मैंने उससे यही सब पूछा तो बोली, ख्वाहिशें तो मेरे पिता ने सब पूरी कर ही दी है। फिर मुझे भी तुम्हारे जैसे पति और परिवार मिलेगा तो मुझे कोई कमी नहीं रहेगी। आबा जी ने सब ऐसी बात सुनी तो वो खुश हो गई। सोची, लड़की के विचार अच्छे हैं तो हमारे घर में भी अच्छे से रहेगी। खुद भी एक दो बार मिली तो लड़की उन्हें व्यवहारिक लगी, मगर अब कुछ ही दिनों में रुचि के रंग ढंग बदले नजर आ रहे थे। हर बात पर जवाब देती है, किसी का लिहाज नहीं करती, जो मन में आता है बोल देती है। सभी सोच रहे थे अमीर परिवार की लड़की है, परिवार में ढलने के लिए वक्त लगेगा। सोच सब चुप रह जाते। रुचि की मनमानियाँ चलती रही। दोनों माँ बेटी उसकी हरकतों से परेशान थी, मगर जाती तो जाती कहाँ, इसलिए चुपचाप जो हो रहा था सहन कर रही थी। एक दिन आबा जी को पड़ोस में कीर्तन में जाना था। उन्होंने रितिका को बोला और चुपचाप निकल गई। कुछ देर बाद रितिका की सहेली का फ़ोन आया और दोनों में ग्रुप स्टडी करने की बात तय हो गई। अब रितिका ने रुचि के कमरे में जाकर दरवाज़ा बजाना ठीक नहीं समझा। पता नहीं किस बात पर भाभी भड़क जाए, ये सोचकर चुपचाप बाहर से ताला लगाकर चली गई, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से खोला जा सकता था, इसलिए चिंता भी नहीं थी। कुछ देर बाद रुचि ने रितिका को काफ़ी बनाने के लिए आवाज़ लगाई, मगर जवाब न आने पर उसने देखा तो घर पर कोई नहीं था। गुस्से से तमतमाकर उसने अभिषेक को फ़ोन लगा दिया, तुम्हारी माँ बहन एक नंबर की बदतमीज है, घर में बहू को बंद कर घूमने निकल गई हैं। तुम इसे परिवार कहते हो? वैसे तो बड़ा कहती फिरती हैं, तुम हमारी बेटी हो। अब किसी ने भी मुझे बताना ठीक नहीं समझा, या फिर उन्हें इतना भी तमीज़ नहीं है बोल कर जाए कि कहाँ जा रही हैं। अगर मुझे बताकर चली जाती तो मैं पैरों में बेड़ियाँ थोड़ी ना बांध देती। रुचि की बात सुन अभिषेक बोला, हम सबके पास चाबी रहती है, तुम्हारे आने से पहले हम कहीं भी जाते थे तो चाबी लगाकर चले जाते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती होंगी। बात को संभालते हुए बोला, इतनी बड़ी बात है और तुम दोनों को ही सपोर्ट कर रहे हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गुस्से में तमतमाकर बोली, अच्छा मैं 1 घंटे में घर आ रहा हूँ, तब आराम से बैठकर बातें करेंगे, बोल अभिषेक ने फ़ोन रख दिया। उसे पता था रुचि को बात का बतंगड़ बनाने की आदत है, जो कि कुछ ही दिनों में उसे समझ में आ गई थी। अब सारा समय वो यही सोचता रहा कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिलेगा। घर पहुँच अब पता नहीं कौन सी गाज गिरेगी। अभिषेक घर पहुँचा, उससे पहले माँ आभा जी घर में पहुँच चुकी थी और बहू की सारी शिकायतें सुन भी चुकी थी। मगर जैसे ही रुचि ने पति को देखा तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, आपकी माँ को अपनी गलती दिखाई नहीं देती, कहती हैं उनका नियम है भजन कीर्तन में जाने का, और मैं कमरे में थी इसलिए मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। और तुम्हारी बहन, वो तो आवारागर्दी करती फिरती रहती है, जब मन करता है अपनी सहेलियों के साथ पढ़ाई का बहाना बनाकर मर्डर गश्ती करने निकल जाती है महारानी। तभी रितिका घर में दाखिल हुई। भाभी, आप ये क्या बकवास कर रही हैं? मैं मटर गश्ती करने नहीं गई थी, मैं तो अपनी सहेली के साथ पढ़ाई करने गई थी। हाँ हाँ, खूब जानती हूँ, ये पढ़ाई के बहाने घूमना फिरना, चाट पकोड़े खाना और अमीर लड़कों के संग पीछे बाइक पर बैठकर हवा में बाल लहराना। छी, आप भाभी अपनी सोच को बदलिए। आप मुझे जानती कितना है जो मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हैं। आज रितिका चुप नहीं रह पाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी जबान खोलने की? तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? गरीब घर की लड़कियों की इतना मुंह नहीं खुलना चाहिए। शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम मेरे टुकड़ों पर पलती हो और मुझसे ऐसे बदतमीजी दोबारा मत करना। बोलते बोलते ही उसकी नज़र रितिका के पैरों पर चली गई, जिसे देखकर वो और ज़ोर से, ओ मैडम, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी कीमती जूती पहनकर जाने की? तभी रितिका ने अपने पैरों की तरफ देखा तो आश्चर्य से बोली, अरे भाभी, शायद जल्दी में
मैं आपकी जूती पहनकर चली गई। दोनों दिखने में तकरीबन एक सी है ना? एक सी ही है। ये तुम्हारे ठेले से खरीदी हुई 150 रुपये की जूती मेरी 8000 की ब्रांडेड जूती से किस नज़र से तुम्हें एक जैसे दिखाई दे रही है? या ये कहो अपनी सहेलियों में अपना धाक जमा रही थी कि देखो मैं ब्रांडेड सामान पहनती हूँ। देखो रीतिका, कभी भी अपनी औकात से बाहर मत जाना। हमेशा 100-200 की चीज़ ही तुम्हारे लिए बनी है। हमेशा इससे ज़्यादा का कभी मत सोचा करो। अभिषेक एकदम से रुचि पर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ऐसे बात करने की? अच्छा, इतना बुरा लग रहा है तो जाओ अपनी बहन के साथ बैठकर रोना शुरू करो, क्योंकि मैं पापा से बोलकर तुम्हें एमडी के पद से अभी हटा दूंगी। फिर बैठकर दोनों भाई बहन कटोरा लेकर मंदिर के बाहर भीख मांगना। और सुनो, अब मुझे तुम्हारी ये माँ और बहन घर में बर्दाश्त नहीं होती है। इन्हें बरसाती वाले कमरे में शिफ्ट करो, वरना मैं मैके चली गई तो लौट कर नहीं आऊँगी। ये दिन रात की किटकिट मुझे पसंद नहीं, इसलिए जल्दी से आप दोनों अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से समेट लीजिए। रुचि की ऐसी बात सुन अभिषेक घबरा गया और बिना कुछ बोले चुपचाप घर से बाहर चला गया। दोनों माँ बेटी पति पत्नी में होती बात सुन धक रह गई, मगर अब करती क्या। एक माँ बेटे के कैरियर की खातिर चुप रह गई और बरसाती में शिफ्ट हो गई। अब तो आए दिन रुचि दोनों माँ बेटी पर तंज कसती रहती, घर का कोई काम नहीं करती, बैठे बैठे हुक्म चलाती। रीतिका को कई बार बुरा लगता, मगर वो भी अपनी माँ और भाई के कारण चुप रह जाती। दिन ऐसे ही निकल रहे थे। एक दिन रुचि ने सबसे कहा, मेरी बहन सुचि की शादी तय हो गई है, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, इसलिए मैके जा रही हूँ। तब आभा जी बोली, बहू शादी में तो अभी 2 महीना रह गया है, तुम अभी से मैके चली जाओगी? कर दी ना गरीबों वाली बात। अरे हमारे यहाँ लोकल शॉपिंग नहीं की जाती, दिल्ली मुंबई बेंगलुरु पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। अब ये सब एक दिन में तो होगा नहीं। हाँ, आप लोगों को क्या पता, आप लोग तो कोई गलियों से शॉपिंग करते हैं ना। और ऐसा नहीं है कि मैं पूरे 2 महीने के लिए जाकर बैठने वाली हूँ, बीच बीच में आ जाया करूँगी। हाँ, मुझे फ़ोन कर तंग मत करना, बोल रुचि अपना बैग उठाकर घर से चली गई। कुछ दिन बाद आभा जी की बहन और बहनोई घर पर आने वाले थे। यही सोच उन्होंने अपनी बहू को फ़ोन किया, बहू घर आ जाओ, मेरे दीदी जीजाजी तुम्हारी शादी पर आ नहीं पाए थे, सो अब मिलने आए हैं, तुम घर आ जाओगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। माँ जी आप उनसे कह दीजिए मेरी बहन की शादी है और मैं नहीं आ पाऊँगी। पर बेटा तुम्हें गए हुए 20 दिन हो गए, एक चक्कर तो घर की लगा जाओ, कुछ नहीं तो इसी बहाने आ जाओ, हमें भी अच्छा लगेगा। शादी हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मायके के फ़र्ज भूल जाऊँ। और दूसरा, अगर आपको साड़ी मिठाई फल वगैरह चाहिए तो मैं भिजवा दूँगी, मगर मुझसे आने की उम्मीद मत करना। वैसे भी ससुराल वालों को यही सब चाहिए होता है। आप इन्हीं सामानों में खुश रहिए ना, क्यों इतना टेंशन लेती हैं? बोल दीजिए बहू व्यस्त है, नहीं आ पा रही, बड़े लोग हैं सब समझ जाएंगे, बोल फ़ोन पटक दिया। आभा जी को वैसे ही रुचि के रंग ढंग पसंद नहीं थे, ऊपर से आज घर आने से मना करने पर वो और गुस्से में लाल हो गई और बेटे अभिषेक से बोली, तू अपनी पत्नी से कुछ कहता क्यों नहीं है? हम गरीब हैं पर सम्मान की रोटी खाते हैं, यूँ अपने पैसे की घमंड बात बात पर दिखाना अच्छी बात नहीं। और तू भी एक नंबर का झूठा निकला, तूने ये शादी से बड़ी पोस्ट पाने के लिए की, हमें बताया नहीं। आज उसका हर जाना हमें अपनी इज्जत गंवा कर देना पड़ रहा है। क्या माँ अब बस भी करो, तुम सारी ज़िंदगी कपड़े सिलकर क्या ही कर पाई? याद है 2 वक्त की रोटी भी हमें सब्जी के साथ नसीब नहीं थी। आज मैंने घर गाड़ी धन दौलत सब कुछ कमाया तो आपको बुरा लग रहा है? और फिर वो गलत क्या कहती है, हम गरीब तो थे मगर अब तो हमारा स्टेटस बन गया है, आप उसके मज़े लीजिए। क्यों फालतू एक बात बोलती हैं 2 बात सुनती हैं? मौसी मौसा जी आ रहे हैं तो उनकी खातिरदारी कीजिए, पहले भी तो वो आपसे ही मिलने आते थे। और दूसरी बात, जब हम गरीबी में थे तो कौन मौसा मौसी हमारी मदद करते थे जो हम इन लोगों के बारे में इतना सोचे? अरे जैसे पहले आते थे चाय नाश्ता में टरका दो, ज़्यादा खातिरदारी करने की भी ज़रूरत नहीं है, बोल अभिषेक भी ऑफिस निकल गया। तब बेटी रीतिका गुस्से में बोली, माँ हमने कौन से पाप किए हैं
जो हमें दिन रात गरीब होने का ताना दिया जाता है। तेरी भाभी होगी अपने घर में अमीर, मगर उसे अपने ससुराल के हिसाब से रहना चाहिए। आखिर वो भी तो मायके में अपनी इज्जत गंवाई रही होगी, मगर ये बात उन्हें कहाँ समझ में आती है। पैसों का घमंड जो चढ़ा हुआ है सिर पर। शादी का समय धीरे धीरे नज़दीक आ गया। रुचि घर में थोड़ा बहुत सामान रखने आती और अपने मायके वापस चली जाती। शादी वाले दिन अभिषेक ने बोल दिया था, माँ आप लोगों को लेने ड्राइवर पहुँच जाएगा, आप समय पर आ जाना। शाम के 8 बज गए, ना गाड़ी थी ना ड्राइवर। तब रितिका ने अपने भाई को फ़ोन लगाया, पर फ़ोन नहीं लगने पर भाभी को फ़ोन लगा दिया और बोली, भाभी भैया ने कहा था कार भेज रहे हैं, कितना समय और लगेगा, ज़रा पता करके बता दीजिए। रुचि बोली, ड्राइवर कार, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? तुम जैसे भीख मंगों के लिए मैं ये फैसिलिटी भी दूंगी? चुपचाप ऑटो करके आ जाओ। अगर उसके पैसे ना हो तो ऑटो वालों से कहना कि दरवाजे पर खड़े गार्ड से पैसे ले लें। मेरा नाम लोगी तो ऑटो वाले का किराया तो वो दे ही देंगे। फ़ोन स्पीकर पे था, जिसे सुन सास को गुस्सा आ गया। अगर अभी नहीं बोला तो अब कभी नहीं बोल पाएंगी। यही सोच आभा जी बोली, रुचि अब बहुत हुआ, तुम अपनी अमीरी अपने पास रखो। जब तुमने और तुम्हारे पापा ने रिश्ता तय किया था तब ये नहीं देखा था हम जैसे गरीब भिखमंगों के घर में अपनी राजकुमारी ब्याह रहे हैं। तब तो तुम्हारे पापा मम्मी ने कहा था हमें आपके जैसा सीधा साधा सच्चा परिवार चाहिए ताकि हमारी बेटी सदा खुश रह सके। मगर तुम्हारे पापा ये भूल गए कि उनकी बेटी को प्यार, खुशियाँ, आशीर्वाद नहीं, सिर्फ रुपया पैसा प्यारा है। और इन्हीं पैसों की ठठक में वो करती है अपने से बड़ों सास रिश्तेदारों की बेइज्जती। मगर रुचि बहू, एक बात याद रखना, ये पैसा तुम्हारा कमाया हुआ नहीं है, तुम्हारे पिता का है। तुम कितना भी उस पैसे पर इतराओ, मगर कायदे से उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। तुम जो अपने पापा के पैसों पर इतना इठला रही हो ना, इसका कोई भरोसा नहीं। और ध्यान रखना, समय बदलते देर नहीं लगती बहू। और तुम्हारे घर की शादी तुम्हें मुबारक। हम दोनों तो नहीं आ पाएंगे, यहीं से तुम्हारी बहन को आशीर्वाद देते हैं, लेना हो तो ले लेना। बोल फ़ोन रख दिया। रुचि तो महाबेशरम थी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उसकी सास ने उसे क्या बोला। वो तो ठप्पे से अपनी छोटी बहन की शादी में शामिल हुई। अभिषेक ने पूछा भी, माँ और रितिका क्यों नहीं आए? तो बोली, माँ की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आई। और तुम छोड़ो उन्हें, वैसे भी उनकी आने या ना आने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। शादी एंजॉय करने आए हो वही करो। फिर दोनों शादी में व्यस्त हो गए। बहस हो जाने के बाद आभा जी बहुत बेचैन बैठी, सोचने लगी आखिर कौन से जन्म के पाप है जो उन्हें भुगतने पड़ रहे हैं। एक बेटा बहू मिले, वो भी ऐसे जिनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। बेटे ने माँ की परेशानियाँ नहीं समझी, जाकर पैसों के लालच में जोरू का गुलाम हो गया। बहू को इतना प्यार सम्मान दिया, वो अपमान करने से पीछे नहीं हटती, जबकि उसे कोई रोक टोक नहीं, जैसा चाहे अपनी ज़िंदगी जिए। कभी हमने दखल अंदाजी नहीं की। बालकनी की कुर्सी पर बैठी रो रही थी, तभी पीछे से रितिका ने अपना हाथ उनके कंधे पर रख दिया। माँ चुप हो जाओ बेटा, मुझे बहू से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। सही कहती हो माँ, ऐसा करने का सारा हक तो आपकी बहू का है। जैसे चाहे हम दोनों से बात कर सकती है, हम उसे आईना दिखा नहीं सकते क्यों? रितिका ने पूछा। बेटा, जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, अगर हम भी उसके साथ वैसा ही करने लगे तो हम में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा? माँ तुम्हारी बात सही है। आभा जी के हाथों में चाय पकड़ाते हुए रितिका बोली और पास में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। सच कहती हो, बुरे के साथ बुरा बनेंगे तो हमारा और उनका स्तर एक ही हो जाएगा। हमें अपनी भलाई और अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। दोनों गंभीर मुद्रा में बैठी थी कि आभा जी बोली, बेटा 6 महीने होने आए, यहाँ तू मैं खत्म नहीं होती। तू एक काम कर, अपनी आने वाली परीक्षाओं पर ध्यान दे। तेरी सहेली रीमा है ना, उसके साथ हॉस्टल में रहकर तैयारी कर। लेकिन माँ, मेरा यहाँ घर है, होते हुए मैं हॉस्टल में रहूँगी और तुम अकेली रह जाओगी, उसका क्या? तू मेरी चिंता मत कर बेटा, कभी कभी कठिन फैसले लेने होते हैं। यहाँ पर बहू रोज़ाना ही हाय हत्या मचाती है। मैं यहाँ रहकर सब संभाल लूँगी, बस तू अपनी पढ़ाई और परीक्षा पर ध्यान दे और मेरी लाज रख ले। तो कुछ बन जाएगी तो मुझे भी इस नरक से बाहर ले चलना। अब मेरा भी यहाँ दम घुटने लगा है। अपनी माँ की चेहरे पर आई बेबसी देख रितिका कसमसा गई। माँ, बचपन से आज तक हम दोनों भाई बहन आपके कहने पर ही चले हैं।
आज भी आप जो चाहते हो वही होगा। मैं कल ही जाकर हॉस्टल में दाखिला लेती हूँ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ। अगले ही दिन सब बातें समझ रितिका चल पड़ी अपना भविष्य बनाने। कुछ दिन बाद रुचि और अभिषेक शादी से फ्री होकर घर लौटे। तब रुचि ने पूछा, माँ जी ननंद रानी कहाँ दिखाई नहीं दे रही? तब आभा जी ने सारी बात बताई। रुचि भड़कते हुए बोली, ये क्या बात हुई? घर होते हुए भी आपने लड़की को हॉस्टल भेज दिया? देख लिया अभिषेक, तुम्हारी बहन को मेरी टोका टाकी के कारण यहाँ घर से गुलछर्रे नहीं मना पा रही थी, इसलिए अकेले जाकर रहने लगे। तब अभिषेक बोला, माँ ये क्या बात हुई? आपने लड़की को हॉस्टल भेज दिया, लोग क्या कहेंगे? एक ही शहर में घर होते हुए लड़की अनजान जगह पर रह रही है, साथ में आपको पता है कितना खर्चा होता है, वो पैसा कौन देगा? आप एक काम करो, रितिका को घर वापस बुला लो। नहीं बेटा, अब रितिका को वापस तो नहीं बुला सकती, और दूसरी बात पैसे की चिंता तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। सिलाई करके जब मैंने तुम्हें इस काबिल बना दिया कि तुम अपनी माँ को भूल जाओ, तो वही काम कर मैं अपनी बेटी को इस काबिल बनाऊंगी कि कल को उसकी हालत मेरी जैसी ना हो। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने आत्मनिर्भरता की अहमियत जान ली थी। आज मैं अपनी बेटी को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ, ताकि कोई उसे अपने रुपए पैसों की धौस ना जमा सके, चाहे वो उसका पति हो या ससुराल वाले या कोई और। इशारा ऋषि बहू की तरफ था। माँ जी हम तो आपके भले के लिए कह रहे थे, कुंवारी लड़की को इस तरह आज़ादी देकर अकेला छोड़ना सही नहीं होता। हाँ, आपको ज़्यादा आत्मनिर्भरता की पड़ी है तो करती रहे, बुढ़ापे में उल्टे सीधे काम हमसे कोई उम्मीद मत करिएगा, बोल रुचि और अभिषेक दोनों ही अपने कमरे में चले गए। समय अपनी गति के साथ चलता रहा। रुचि और अभिषेक अपने दिखावे के जीवन में व्यस्त रहे। कमाना और उड़ाना दो ही काम रह गए थे उनके पास। माँ आभा जी ने कई बार कहा, रुपए पैसों की कद्र करो, जितना खर्च करते हो उतना बचत भी करो। इस पर रुचि बोली, ये सब फालतू काम आप जैसे गरीब लोगों पर शोभा देता है। हम जैसे अमीर लोग तो जितना कमाते हैं उतना ही उड़ा भी देते हैं, यही हमारी लाइफ स्टाइल है, तभी हम चार लोगों में अपनी हैसियत का दिखावा कर पाते हैं। आपकी तरह नहीं, एक जोड़ी कपड़े में 10 जगह घूम आती हैं, हमें तो 10 जगह घूमने के लिए 100 जोड़ी कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। रुचि का घमंड दिन रात बढ़ता ही चला जा रहा था। अब जब ख्वाहिशें इतनी बढ़ गई थी तो उन्हें पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत भी पड़ती है। अब दिन ब दिन रुचि अपने मायके में अपने पिता पर दबाव डालने लगी। आए दिन महंगे महंगे सामान मंगाती, शॉपिंग का बिल अपने पिता के खाते में डाल देती, अपनी ससुराल में ना रहकर ज़्यादातर मायके में पड़ी रहती। यही नहीं, होटल से खाना मंगवाकर खाने का बिल भी बढ़ाती। कई बार उसकी माँ ने कहा, बेटा अब तुझे अपनी ससुराल पर भी ध्यान देना चाहिए, तू दिन भर यूँ मायके में रहेगी तो आभा जी क्या सोचेंगे। इस पर रुचि बोली, माँ पहले तो आपने उन भूखे नंगे लोगों के घर में मेरी शादी कर दी, वहाँ पर मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई सुख सुविधा नहीं है। हाँ, आपने मेरे कमरे को मेरे हिसाब से बनवा दिया, मगर मुझे वहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मुझे तो यहाँ के रहन सहन की आदत है, इसलिए मेरा जब मन करेगा मैं यहीं आकर रहूँगी। और सूची भी तो आया जाया करती है, आप तो उसे कभी कुछ नहीं कहती, हमेशा मुझे ही सुनाती रहती हैं। गुस्से में रुचि अपनी माँ से बोली। तब अर्चना जी बोली, बेटा सूची अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रम गई है, और दामाद जी खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कभी भी तेरे पापा से मदद नहीं मांगते। यहाँ तो अभिषेक ऑफिस में कुछ काम करता नहीं, ऊपर से तनख्वाह के साथ अनावश्यक खर्चे भी जोड़कर दिखाता रहता है। अपने घर जाने की वजह हमारे घर यहीं पड़ा रहता है। वो तो दामाद है इसलिए हम कुछ नहीं कहते, वरना तेरे पापा ये सब बर्दाश्त करते थक गए हैं। इसलिए कहती हूँ तुम दोनों सुधर जाओ, वरना हमें कोई ठोस कदम उठाने होंगे। माँ अगर आपने ऐसा कुछ करने की सोची तो मैं आप पर केस कर दूँगी और अपने हक की ज़मीन जायदाद ऑफिस में अपना हिस्सा सब कुछ ले लूँगी, तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं, मैं जो कर रही हूँ वही ठीक है, बोलकर अपने कमरे में चली गई। रुचि और अभिषेक के आचरण से आभा जी ही नहीं, उसके खुद के माता पिता भी परेशान थे, मगर करते क्या, बेटी है, खुद ही ने इतना सिर चढ़ाई थी, अब क्या कर सकते थे, इसलिए कसमसा कर रह जाते हैं। रुचि बेशरम बन मायके में बैठी रहती है, माँ के कहने का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। देखते हैं आगे क्या हुआ। एक दिन छोटी बहन
सुचि घर पर आई। अरे वाह, इतनी सारी शॉपिंग, कहाँ जा रही हो? रुचि ने पूछा। दीदी, मैं और रोहित मॉरिशस जा रहे हैं। पापा ने हमारी टिकट की है, इसलिए थोड़ी शॉपिंग करके लाई हूँ। पापा ने कहा था टिकट घर पर रखे हैं, पास में ही आई थी तो सोचा यहीं से उठा लूँगी। क्या मम्मी पापा तुझे मॉरिशस भेज रहे हैं और मुझे मनाली भेजा था? अपनी ही दोनों लड़कियों से भेदभाव? रुचि बोल ही रही थी, इतने में पिता जगदीश प्रसाद घर आ गए और उसकी बात सुन बोले, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। हाँ, मैंने सुचि के लिए मॉरिशस की टिकट करवाए हैं क्योंकि रोहित ने आज तक हमसे 1 रुपये नहीं मांगा। अपनी शादी का खर्चा भी उसने खुद उठाया, उल्टा उसने तो मेरे डूबते व्यापार में मेरी मदद की। इतना कुछ करने के बाद अगर मैं उन्हें विदेश घूमने भेजता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरी तरफ से कोई भेदभाव हुआ है, क्योंकि तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि जब से अभिषेक से तुम्हारी शादी हुई, जब मर्जी आई तुमने सिर्फ रुपया पैसा ही मांगा है। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि अभिषेक एक कमर्ष्ट और सुचारू युवक था। वो ऑफिस में मन लगाकर काम करता था, लेकिन पैसों की चमक धमक में उसकी आंखें ही चुंधिया आ गई। शादी के बाद जैसे उसे जंग लग गई और तुम्हारी तरह अनावश्यक खर्च करने लगा, जिसकी वजह से मेरा व्यापार कर्ज में डूब गया। ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि कितनी मुश्किलों से मैं उससे उभरा हूँ। अब मैं तुम्हें और अभिषेक को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ और ऐसा मैं सरकारी कागज़ों में लिख कर दूँगा, क्योंकि रुचि, अब मुझे तुम जैसे अय्याश लोगों की ज़रूरत नहीं। अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो मेरे घर से। अपने पिता द्वारा इतनी बेइज्जती रुचि अपने मायके से ससुराल पहुंची, जहां अभिषेक अपने सिर पर हाथ रखे बैठा था। अब तुम्हें क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? रुचि ने गुस्से में बोला। तुम्हारे लिए ऐसो आराम भरी जिंदगी देने के चक्कर में मैं तो कंगाल हो गया। ना घर का रहा, ना घाट का। आज मेरे पास ना कोई काम है, ना जमा पूंजी है, और उधर ससुर जी ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया है। मेरे पास तो तनख्वाह भी नहीं है कि 2 वक्त की रोटी खा सकूं। अच्छा, मेरी वजह से ये सब हुआ है? जब पैसे थे तब तो तुमने खुले हाथों से खर्चा किया, यहाँ तक कि जुआ सट्टा में भी पैसा लगाया, तब तुम्हारे हाथ नहीं रुके थे। खेल में तो तुम्हें भी मज़ा आता था। ऊंची सोसाइटी में जाम से जाम टकराते थे, तब तो तुमने नहीं कहा, रुचि तेरी वजह से मैं कितने मज़े मार रहा हूँ। बहस धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि कमरे से निकलती आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। मोहल्ले वाले भी उनकी तू मैं सुन रहे थे। तभी आबा जी आकर बोले, तुम्हें लड़ाई करनी है तो धीमी आवाज़ में कर लो। आस पड़ोस के लोग खिड़की में झांक झांक कर तुम्हारी बातों का मज़ा ले रहे हैं। कल बात पूरे मोहल्ले में ताज़ा खबर की तरफ फैलेगी और तुम्हारी बातों को मिर्च मसाला लगाकर परोसा जाएगा। माँ जी, आप तो चुप हो जाएं। हम मियाँ बीवी के मामले में तो बिल्कुल ना पड़ा करें। आइंदा मेरे कमरे में भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुचि अपना सारा गुस्सा अपनी सास पर उतार देती है। दाल रोटी का खर्चा चल रहा था। रुचि और अभिषेक जो दिन रात इतना रुपया पैसा उड़ाया करते थे, बेफजूल खर्चा किया करते थे, अब कसमसा कर रह जाते। अभिषेक नई नौकरी ढूंढ रहा था और रुचि अपनी माँ को रोज़ फ़ोन कर माफ़ी मांगती, मगर माँ अपनी औलाद को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए उन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया, जिसके कारण रुचि और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा गई। एक दिन खबर आई, रितिका ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और उसे अधिकारी विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई, जिसे सुन आबा जी फूली न समाई और उन्होंने पूरे मोहल्ले में इस खुशी में मिठाई बांटी। जब ये बात रुचि को पता चली तो वो अपने पति अभिषेक से बोली, सुनो, तुम्हारी बहन इतनी बड़ी अधिकारी बन जाएगी, फिर हमारे बहुत काम आएगी। हम उसे अपने पास ही रख लेंगे। उसकी तनख्वाह के साथ ऊपरी कमाई भी हमारी जेब में आया करेगी। आखिर वो अकेली इतना पैसा कैसे संभाल पाएगी? हम दोनों मिलकर उसका सारा पैसा ठिकाना लगा दिया करेंगे। कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे, बाकी बचे बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे। उस दिन से रुचि के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। जब भी अपनी सास से बात करती बड़े प्यार से बोलती। जिस दिन उसे पता लगा ननंद आज घर आ रही है तो वो अपनी सास से बोली, वाह माँ जी, दीदी ने तो कमाल ही कर दिया, अब तो लाखों कमाएंगी। अधिकारी विभाग वाले तो 2 नंबर की कमाई करते हैं,
चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अब तो हमारे भी दिन फिर आ जाएंगे। माँ जी, हम उनका स्वागत ऐसे सूखा सूखा नहीं कर सकते। आज तो मैं खुद अपने हाथों से दीदी की पसंद का बेसन हलवा, मटर कचौड़ी और पनीर की सब्जी, मेथी पूरी बनाऊंगी। आभा जी पूरे 2 साल बाद अपनी बहू के मुंह से फूल झड़ते हुए सुन रो पड़ी और बोली, बहू तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, क्योंकि आज तक तुमने वही किया है। मैं तो अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही हूँ, बस उसे देख लूँ जिसे अपने कलेजे पर पत्थर रखकर एक ही शहर में अपने से दूर रखा मैंने। बोलते हुए फफक फफक कर रो पड़ी। इतने में गाड़ी की आवाज़ आई। आभा जी आरती की थाल लेकर दरवाजे पर दौड़ी। पीछे से रुचि और अभिषेक भी फूल माला लेकर स्वागत में खड़े थे। रितिका का बड़े मान सम्मान के साथ स्वागत हुआ। खाने पीने में इतनी वैरायटी देख वो दंग थी। एक समय था जो घर में रोटी सब्जी भी सुकून से नसीब नहीं होती थी, वहाँ आज हलवा पूड़ी बनाया गया था। जो भाभी कभी 2 बोल मीठे नहीं बोली, आज उसकी ज़बान पर मिश्री घुल रही थी। दीदी आप तो कुछ ले ही नहीं रही हैं, ये लीजिए बेसन का हलवा, आपको बहुत पसंद है ना, आपको तो पूरा खत्म करना पड़ेगा। बोलते हुए 2 चम्मच उसकी थाली में और रख दिया। रितिका, तेरी भाभी ने बड़ी मेहनत से बनाया है, ज़रा बता तो कैसा बना है, और अगर कुछ और फरमाइश हो तो बता दे, अभी पूरी कर देंगी। अपने भाई का बदला स्वभाव देख रितिका बोली, भाई फरमाइश तो मैंने आज तक की ही नहीं, वरना भाई तो अपनी बहनों को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। और आपने तो हॉस्टल आकर कभी मेरी खोज खबर भी नहीं ली। पूरे 2 साल हो गए आपको राखी और टीका किए हुए, हर बार आपका इंतज़ार किया मगर आप नहीं आए। अरे बहना, पुरानी बातें छोड़, उस समय मैं व्यस्त था, तू तो जानती है धंधा पानी बंद हो गया, अभी प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, इतना पैसा नहीं होता तू समझ, मगर अब तू हमारे पास आ गई है, देखना हमारे दिन फिर आ जाएंगे, फिर तू जो कहेगी वो मैं तेरे लिए लाकर तेरे कदमों पर रख दूंगा। रीत का एक लंबी सांस भर रह जाती है। हे भगवान, इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा जितना आज मेरे भाई और भाभी ने बदला है। कल तक मैं उनके लिए कुछ भी नहीं थी और आज सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई हूँ। ये बस इंतज़ार कर रहे हैं उस सोने के अंडे का जो हर महीने में उनके हाथों में लाकर रखने वाली हूँ। तब माँ आभा जी रितिका के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा तू कैसी है? माँ आज जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ और तेरे लिए हूँ, बड़ी धीरता से रितिका बोली। और अब तुम रोना बंद करो, तुम्हारे खुशियों भरे दिन आ गए हैं, चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। दीदी मैं तुम्हें लेने आई हूँ का क्या मतलब है? अच्छा आप हम सबको कहीं घुमाने ले जाने आई हैं? एक काम करते हैं, मॉल चलते हैं, फिर वहीं से आइसक्रीम खाएंगे। बस आप 10 मिनट रुकिए, मैं रसोई साफ कर आती हूँ। थोड़ी देर बाद रितिका अपनी गाड़ी में माँ को बैठा देती है। तभी रुचि दरवाज़ा खोलने लगी। अरे आप कहाँ अंदर घुसी आ रही हैं? फ़िलहाल आपकी औकात नहीं सरकारी गाड़ी में बैठने की। रितिका, ये क्या तरीका हुआ अपनी भाभी से बात करने का? क्या यही संस्कार दिए हैं तुझे हमने? भाई अभिषेक तिल मिलाकर बोला, हाँ भाई, आप ही के दिए संस्कार हैं, आप ही को लौटा रही हूँ। मैंने घर से जाते समय अपनी माँ को वचन दिया था, अपने साथ हुए हर दुर्व्यवहार का बदला लूँगी। हालांकि माँ हमेशा अच्छे काम करने पर यकीन रखती है, मगर आज मैं बुरे के साथ बुरा करके ही रहूँगी। जैसा मैंने वादा किया था, आत्मनिर्भर बनते ही माँ को अपने साथ ले जाऊँगी। बस वही पूरा करने आई थी और आप जैसे लालची भाई भाभी को हमेशा के लिए अलविदा कहने आई थी। बहू, याद है ना मैंने कहा था समय बदलते देर नहीं लगती। तुम्हारी ज़िंदगी में आज वो समय आ गया है। आशा करती हूँ तुम इस समय से सबक लोगी और अपनी आने वाले ज़िंदगी को सुधारोगी, न कि झूठ लालच से अपनी बनाई इस दुनिया के चक्रव्यूह में फंसी रह जाओगी। रुचि और अभिषेक गाड़ी को जाता देख रहे थे। लालच की यही सज़ा होती है, किसी को सुकून नहीं मिलता जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए जितनी चादर उतनी पैर पसारिए, अपना मान सम्मान रिश्ते नाते परिवार बनाए रखें। इस छोटी सी ज़िंदगी का यही मूल मंत्र है। लालच और मतलबी रिश्तों के ताने बुनों से बुनी कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।